नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अब CFS एक नए मोड में एक नई ऊर्जा के साथ ऑनलाइन आ चुका है। और इसी श्रृंखला में मैं लेकर आ गया हूं अमन सर आप सबके लिए हिंदी विषय। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSSC में किसी भी एग्ज़ाम की, तो निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल आराम से बैठिए और अपने मोबाइल या पैड जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे बस CFS इंस्टीट्यूट 2011 को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में आ जाइए और उसमें आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी बाई अमन सर के नाम से आपको मिलेगा, उसमें सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। अब आप निश्चिंत इस बात को भी लेके रहिए कि हम किस पुस्तक से पढ़ें, हम कहाँ से पढ़ें, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं इस तरीके से सिलेबस लेकर आ रहा हूँ कि अब चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या कोई भी अन्य परीक्षा जो वनडे एग्जाम में आता है, वो मेरी इस क्लास से ही कवर होने वाला है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ, केवल नेट और PGT के बच्चे हिंदी की क्लास ये पर्याप्त नहीं होगी, उसके लिए मैं आगे एक अलग सीरीज़ लेके आऊँगा। लेकिन आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास पर्याप्त होने वाली है। मैं अमन तिवारी आपको बता दूं, मैं CFS कोचिंग संस्थान पर ऑफलाइन भी क्लास ले रहा हूं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो हमारे यहाँ एक नया बैच बन गया है। बहुत ही रियायत पर, बहुत ही कम फीस पर हम वो बैच लेके आए हैं। तो जो भी बच्चे, हमारे ग्रामीण बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, वो CFS कोचिंग संस्थान पर आ सकते हैं। हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप गूगल पे टाइप करें बेस्ट कोचिंग इन मैनपुरी, आपको हमारी CFS की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आइए, इन्हीं बातों के साथ मैं अब एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, बिल्कुल शून्य से। हिंदी की बात होगी बिल्कुल शून्य से। तो जब बात शून्य से होगी तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो मैं अमन तिवारी आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो सेशन में। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, गीतकार हूँ और एक अध्यापक हूँ। लंबे वर्षों से, लंबे समय से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, अध्यापन के क्षेत्र में हूँ। और आज का मेरा जो पहला चैप्टर है जिसको मैं लेकर आया हूँ, उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास भाग 1। भाग 1 इसलिए क्योंकि हिंदी भाषा का विकास मैं कितना भी संक्षिप्त समझाऊँ तो कम से कम 3 या 4 वीडियो मुझे लाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आज आप भाग 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर थोड़ी सी परिचर्चा हो जाए। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ हिंदी भाषा किसे कहते हैं। पहले तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा क्या अपना एक लक्षण है, भाषा के बारे में कुछ ऐसी डेफिनेशंस, कुछ ऐसी परिभाषाएं जो अमूमन परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय आर्य भाषा के बारे में। तो आज के वीडियो में ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अमन तिवारी और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए हिंदी की कक्षा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। बात शुरू होती है सबसे पहले कि हम कोई भी विषय पढ़ें तो उसके बेसिक समझ लें। बेसिक समझ लेने से ये होता है कि हम उस विषय को अच्छे से समझ पाते हैं। हिंदी भाषा के विकास में सबसे पहले तो हमको भाषा को समझ लेना चाहिए कि भाषा किसको कहते हैं बच्चों। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से हुई है। ध्यान से देखिए शब्द को, संस्कृत भाषा के भास धातु से। धातु उन मूल शब्दों को कहा जाता है जिनसे बाकी शब्दों की निष्पत्ति होती है। तो संस्कृत भाषा का एक मूल शब्द है, एक धातु है जिसका नाम है भाष, और भाष से ही भाषा शब्द की उत्पत्ति हो गई। वैसे तो ये एक लाइन है, लेकिन एक लाइन में ही कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बोलना या कहना। भाष का क्या मतलब होता है, बोलना या कहना। और भाषा में भी हम यही तो करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम प्रयोग में लाता है, ध्यान दीजिए, माध्यम, जो भी जरिया प्रयोग में लाता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। ध्यान रखिए, हम भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो भी माध्यम, जो भी जरिया, जो भी तरीका
अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाता है, उसको हम भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। हम पुनः उसी बात को फिर लेके आ गए हैं कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। माध्यम है भाषा, एक जरिया है। मतलब आप किसी भी विधि, किसी भी तरीके से अगर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो आप समझिए कि आप कोई ना कोई भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि हम कब कब कैसे कैसे भाषा के किन किन रूपों को प्रयोग करते हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के बारे में हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा है, भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा है। वो बोलते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे से भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। अब ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम क्यों भाषा को समझ रहे हैं। बच्चों देखिए, होता क्या है, कई बार बच्चों को जब परिभाषाएं समझाई जाती हैं या परिभाषा बताई जाती है तो एक बहुत बड़ी समस्या, मानसिक उलझन होती है बच्चे को कि ये परिभाषाएं हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। देखिए बच्चों, हम जिस भी विषय की बात करें उस विषय के कुछ विशेष विद्वान होते हैं और उन विशेष विद्वानों के द्वारा कही गई बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो परीक्षा के दृष्टिकोण से मायने रखती है और उस विषय को समझने के दृष्टिकोण से मायने रखती है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जो है वो व्याकरण के बहुत बड़े जानकार थे, व्याकरण के बहुत बड़े वाचस्पति, जिसको संस्कृत के वाचस्पति कह सकते हैं, हिंदी के बहुत बड़े जानकार। और हिंदी का व्याकरण एक बेहतरीन, एक क्रमवार तरीके से व्याकरण को सजोने का काम किया पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने। उन्हीं के व्याकरण से हम जैसे लोग व्याकरण पढ़ के आप सबको पढ़ा पाते हैं। तो उनका कथन बहुत ज्यादा मायने रखता भाषा के प्रति। भाषा वह साधन है, वो कहते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने विचार दूसरों से भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। इसका मतलब वो भी वही बात कह रहे हैं जो ऊपर मैं कह रहा था कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, क्योंकि इस माध्यम में हम करते क्या, विचारों को भली भांति प्रकट करते हैं, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं और सामने वाले की बात खुद समझते हैं। तो वो साधन जिसके द्वारा हम विचारों को समझ सकें, विचारों का आदान प्रदान कर सकें, उसको हम भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए ये रामलाल हैं, ये रामलाल हैं और ये श्यामवती हैं, ये रामलाल हैं और ये श्यामवती हैं। अब रामलाल कुछ कहना चाहते हैं श्यामवती से, कुछ इनके मन में विचार आया है, ये समझाना चाहते हैं, लेकिन कहें कैसे, कहने के लिए कोई तरीका चाहिए। तो रामलाल अपने मन की बात जिस भी तरीके से श्यामवती तक पहुंचाएंगे वो तरीका कहलाएगा भाषा। वो तरीका क्या कहलाएगा, भाषा। भाषा कुछ नहीं, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। विचारों को व्यक्त करने के 3 माध्यम होते हैं बच्चों। विचारों को व्यक्त करने के लिए माध्यम कितने हैं, 3। अगर हम सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें, अभी मैं एक अध्यापक के दृष्टिकोण से नहीं, एक सामान्य पुरुष के दृष्टिकोण से आपको एक बात बता रहा हूं कि भाषा मतलब विचार हमारे कितने तरीके से व्यक्त हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई सामान्य बच्चा भी ये बात समझ सकता है कि हम विचार कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। बोल के, हम बोल के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, हम विचारों को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, हम विचारों को लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। आजकल तो टाइपिंग भी चलती है, लिख के व्यक्त कर सकते हैं अपने विचार। हमारे मन में कोई बात आ रही है, हम लिख के कॉपी पे कलम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो वो भी एक तरीका हो गया भाषा का। और हम इशारे से, आप देखिए कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते वक्त कुछ लोग बोलते नहीं है तो वो इशारा करते हैं इस तरीके से। तो कभी पानी मांगना होता तो हम इशारा कर देते हैं, हमें किसी को बुलाना होता तो हम इशारा कर देते हैं ऐसे। तो ये सारे तरीके, ये शारीरिक सांकेतिक रूप से हम अगर किसी को अपनी बात पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक भाषा है। क्यों? क्योंकि विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही तो भाषा होती है। तो आप किसी भी विधि अपना विचार व्यक्त करें वो भाषा कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं जो समझने होंगे हमें व्याकरण के दृष्टिकोण से। देखिए, विचारों को व्यक्त करने के 3 माध्यम होते हैं, एक तो बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा शारीरिक संकेतों के माध्यम से। तो अर्थात भाषा के 3 रूप होते हैं। अगर हम सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। जब भी हम कुछ मुंह से बोलते हैं और कोई कानों से सुनता है तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जब भी कोई व्यक्ति लिखता है, लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है और सामने वाला उसको पढ़ता है तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। और जब भी कोई व्यक्ति
बॉडी लैंग्वेज, सांकेतिक तरीकों से अपनी विचार को व्यक्त करता है तो वो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। लेकिन बच्चों, क्या व्याकरण इन तीनों तरीकों को भाषा मानता है? सवाल तो ये है, क्या व्याकरण इन तीनों तरीकों को भाषा मानता है? एक सामान्य रूप में हम देखें तो ये भाषा के तीन तरीके हो गए, भाषा के तीन रूप हो गए, लेकिन क्या व्याकरण इनको तीनों तरीकों को भाषा मानता है? तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की बातों पर। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के इतिहास को लिखा। ध्यान दीजिए, किसको लिखा? हिंदी भाषा के इतिहास को। इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनकी कही गई बात को भी आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार इनकी कही गई बात को जस का तस एक प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है और आपको ये बताना होता है ये कथन किसका है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं इसके बारे में? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा सिर्फ उसे माना है जिसे बोलकर प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है कि भोलानाथ तिवारी जैसे एक बहुत बड़े जानकार, एक बहुत बड़े प्रोफेसर लेवल के व्यक्ति, डॉक्टर लगा हुआ नाम के आगे, और हिंदी भाषा का इतिहास लिखा है जिन्होंने, वो कहते हैं भाषा सिर्फ उसे माना है, भाषा सिर्फ उसे माना जा सकता है जिसे बोलकर प्रयोग किया जाता है। वे सांकेतिक रूप को, गूंगे लोगों की भाषा को, जानवरों की भाषा को भाषा नहीं मानते हैं। अर्थात बॉडी लैंग्वेज को भोलानाथ तिवारी जी भाषा मानते ही नहीं है। तो अगर कभी पेपर में पूछ ले भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा किसे माना जाता है, तो भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार भाषा सिर्फ उसे माना जाता है जो बोलकर प्रयोग करी जाती है। और बोल के भी कौन सी भाषा? मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। हम अगर जानवरों के बोलने की बात करें, हम गूंगे व्यक्ति के बोलने की बात करें, तो फिर भोलानाथ तिवारी जी उसको भाषा मानते ही नहीं है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है इस संदर्भ में। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास, ध्यान दीजिए, ये एक आपका प्रश्न हो सकता है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किस महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखा? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी भाषा का इतिहास, ये हिंदी भाषा के छात्रों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी भाषा का इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने लिखा। नामक पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है भाषा के संदर्भ में? उन्होंने कहा है कि भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन या विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है, उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और ना उसे लेते हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं। समझिए, इस परिभाषा को समझना पड़ेगा। अगर इस परिभाषा को अच्छे से आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाषा इतनी ज़्यादा व्यापक नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें समाहित की जा सके, कि जानवरों का बोलना, गूंगे लोगों का बोलना, या जिसमें हम सोच रहे हैं, जिस हमारा वे ऑफ थॉट जो है उसको हम भाषा में नहीं लेंगे, वो उसको भाषा नहीं मानते। भाषा इतनी व्यापक नहीं है उनके अनुसार। वो कहते हैं कि भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन या विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है, वो इतनी फैली हुई नहीं है कि उसमें सबको समेट लो। हम उन सभी साधनों को नहीं लेते, वो सारे तरीके नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं विचारों को व्यक्त करने के, लेकिन सारे तरीके हम उसमें भाषा में नहीं ले सकते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। भोलानाथ तिवारी जी भाषा किसे मानते हैं? जो सिर्फ बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। बात सीधी सी है कि भाषा क्या है? जिसे कहा जाए, जिसे बोला जाए, वो भी स्पष्ट रूप से, उसको भाषा कहेंगे हम। और ये ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं आदरणीय डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, जिन्होंने लिखी है पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास। तो अब तो आप लोगों को एक रूप भाषा का स्पष्ट हो चुका होगा कि भाषा के हमारे सामान्य लोगों के अनुसार कई रूप हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदी जगत के मूर्धन्य लोग हैं उनके अनुसार भाषा सिर्फ वो है जिसको मनुष्य बोलता है और सुनता है। इसके अलावा कोई अन्य तरीका भाषा में शामिल नहीं किया जाता। आइए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। बच्चों, दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, जिनमें से एक भाषा हिंदी भी है।
दुनिया में बहुत सारी भाषाएं प्रयोग करी जाती हैं। दुनिया में क्या, हिंदुस्तान में ही बहुत सारी भाषाएं प्रयोग करी जाती हैं। अनेक जातियों, अनेक प्रजातियों, अनेक जनजातियों, अनेक भाषाओं से मिलकर बना है ये हमारा प्यारा गुलदस्ता भारत का। और इस गुलदस्ते में न जाने कितने किस्म किस्म के लोग, किस्म किस्म की भाषा, किस्म किस्म की बोलियां हैं। और इन सब किस्मों में से एक किस्म है हिंदी की। माने दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं में से एक भाषा है हिंदी। हिंदी को यदि अच्छे से समझना है तो उसके विकास के क्रम को समझना होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जब तक हिंदी नहीं समझी जा सकती तब तक, जब तक कि उसके पूरी विकास यात्रा को ना समझा जाए। आपको क्या लगता है, आप सिर्फ खड़ी बोली जो आजकल बोली जा रही है हिंदी के नाम पर, आप उसको समझ लेंगे या उसको पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी आ गई? ऐसा नहीं है। हिंदी की एक अपनी यात्रा है। हिंदी कैसे बनी, हिंदी कैसे तैयार हुई, हिंदी कहते किसको है, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हिंदी कहते किसको है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मात्र एक बोली है, खड़ी बोली। 18 बोलियां हैं ऐसी खड़ी बोली जैसी। तो हिंदी को समझना है तो उसके पूरे विकास क्रम को समझना होगा, तभी हिंदी के वास्तविक रूप से हम परिचित हो सकते हैं। तो आइए इसी यात्रा को हम करने वाले हैं। और हमारा वैसे भी ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो है वो है हिंदी भाषा का इतिहास, इसी को हम समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हिंदी का सामान्य परिचय समझ लें। सामान्य परिचय में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वनडे परीक्षाएं होती हैं या जो आम परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें जितनी गहराइयों तक जाना चाहिए हमें उतना ही जाना है, इससे अधिक नहीं जाना है। अगर इससे अधिक जाएंगे तो फिर हम बहुत गहराई में चले जाएंगे, हम फिर नेट पीएचडी इस लेवल पहुंच जाएंगे। हमें इस लेवल पे नहीं पहुंचना, हमें केवल वनडे एग्जाम तक सीमित रहना है। तो संक्षेप में हमें समझना होगा कि हिंदी क्या है। तो आइए समझते हैं हिंदी क्या है। भारत देश में सर्वाधिक जनता के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हिंदी की संज्ञा दी गई है। माने हिंदी किसको कहा गया? भारत देश में सर्वाधिक जनता, एक बहुसंख्यक समाज के द्वारा जो भाषा प्रयोग की गई है उसको हिंदी की संज्ञा दी गई, उसको हिंदी का नाम दिया गया है। माने भारत में सबसे बड़ा समुदाय जिस भाषा को बोलता है वो हिंदी है। हिंदी मूलतः फारसी शब्द है। बच्चों कौन सा शब्द है? फारसी। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, फारसी कहे चाहे ईरानी कहे, ईरानी शब्द है, चाहे फारसी कहे चाहे पारसी कहे, पारसी एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। हिंदी फारसी शब्द है, हिंदी ईरानी शब्द है, हिंदी पारसी शब्द है, एक ही बात है, ठीक है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो हिंदी मूलतः फारसी शब्द है। इसका प्रयोग ईरानियों ने समझिए, ईरान के लोगों ने जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप मतलब आप समझ सकते हैं जम्बूद्वीप कौन सा, भारत का पुराना नाम जम्बूद्वीप था। और जम्बूद्वीप जब अखंड भारत था तब कहते थे इसको। और उसमें जो भारत खंड है, भारत खंड के लोगों की भाषा को व्यक्त करने के लिए किया था। अर्थात हिंदी फारसी शब्द है और इसका प्रयोग ईरानियों ने किया था। और ईरानियों ने जम्बूद्वीप जो था, जो अखंड भारत था, और उस जम्बूद्वीप में एक भारत खंड जो आज जिसको हम भारत कह रहे हैं, उस भारत खंड के लोगों की भाषा को व्यक्त करने के लिए किया था इस शब्द का प्रयोग। तो एक तो ये बात हो गई कि हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है, हिंदी शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी शब्द फारसी शब्द है या ईरानी शब्द है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज की भाषा को व्यक्त करता है बच्चों। और इसका सबसे पहले प्रयोग किया था ईरानियों ने, और ये एक फारसी शब्द है, इस चीज को आप याद कर लीजिए। ये एक सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा का जन्म लगभग, अभी एग्जैक्ट डेट पे भी आएंगे, लेकिन अभी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है ना आश्चर्य की बात। जिस भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है, कई हजार वर्ष पुराना, तो उस भारत में हिंदी भाषा का जो जन्म है वो 1000 ईस्वी के आसपास है। अभी 2024-25 चल रही है बच्चों, अभी हम 2024 को क्रॉस किए हैं और 25 में प्रवेश किए हैं, मार्च आ गई है, तो 2025 चल रही है। और जन्म कब हुआ था? 1000 ईस्वी में, मतलब लगभग 1500 साल पहले। 1500 साल पहले, 1500 साल पहले हिंदी थी ही नहीं, तो फिर क्या था? हिंदी पैदा कैसे हुई, हिंदी बनी कैसे? यही जानने के लिए तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। 1000 ईस्वी के आसपास इसका जन्म हुआ है, तो 1000 ईस्वी से पहले भारत की भाषा क्या थी?
फिर हिंदी का जन्म कैसे हुआ, ये तमाम तथ्य हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि हिंदी भारत देश के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी मूलतः फारसी शब्द है। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ईरानियों ने किया। और किसके लिए किया, भारत के लोगों की भाषा को व्यक्त करने के लिए किया। और हिंदी का जन्म लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ, बच्चों अब हम ये पता करें कि 1000 ईस्वी में हिंदी पैदा हुई, तो उससे पहले कौन सी भाषा थी भारत में। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा भारत के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज के पास, क्योंकि जो पुराना दस्तावेज होगा सबसे पुराना, वही इस बात की गवाही देगा कि वो किस भाषा में लिखा हुआ है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। माना क्या जाता है, ऋग्वेद भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य माना गया, इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ माना गया भारत का लिखा हुआ। तो भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि भारत में आर्यों के द्वारा संस्कृत भाषा प्रयोग की जाती थी। ऋग्वेद के अंदर जो लिखा हुआ है और ऋग्वेद की जो लिखावट है, वो इस बात को सिद्ध करती है कि भारत में आर्य लोग अधिक संख्या में रहते थे। आर्य संस्कृत भाषा प्रयोग किया करते थे, क्योंकि आर्यों के बारे में आर्यों का ही तो ग्रंथ है ऋग्वेद। तो आर्यों की भाषा क्या हुआ करती थी, संस्कृत हुआ करती थी। ये कैसे पता चल रहा भाई, ऋग्वेद से पता चल रहा। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत भाषा का उल्लेख है, उसमें आर्यों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद से ये सिद्ध होता है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा जो थी, सबसे प्राचीन भाषा जो थी, वो कौन सी थी, संस्कृत थी। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे इतिहासकार भी मानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। हिंदी संस्कृत भाषा के निरंतर बदलाव का परिणाम है। बच्चों इस चीज पे मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार अच्छे से गौर फरमाएं। हिंदी संस्कृत भाषा के निरंतर बदलाव का परिणाम है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? सीधी सी बात है कि संस्कृत भाषा थी, उस संस्कृत भाषा में निरंतर बदलाव होते रहे, धीमे धीमे चरणबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से बदलाव होते रहे। भाषा बदलती रही और एक स्थिति ऐसी आई कि संस्कृत भाषा हिंदी के रूप में हमें देखने को मिली। ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो हम आगे समझते हैं। इसको समझने के लिए कि हिंदी संस्कृत भाषा के निरंतर बदलाव का परिणाम है, हमें इस तथ्य को समझना पड़ेगा कि सर्वप्रथम भारत में आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि आप दिमाग में रख लीजिए, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत के शब्दों में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। अब ये परिवर्तन होना क्यों शुरू हुआ जी, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए बच्चों, संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा रही शुरुआती दौर में। संस्कृत के भी 2 वर्जन मिलते हैं देखने को हमें प्राचीन इतिहास में, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो जिसमें वेद, पुराण, शास्त्र ये सब लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और लौकिक संस्कृत वो जो सामाजिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर यह है कि वैदिक संस्कृत के शब्द थोड़े क्लिष्ट हैं, संधि युक्त हैं, और लौकिक संस्कृत के शब्द थोड़े सरल हैं, उन्हें सहज कर दिया गया है, लोगों के द्वारा बदल दिया गया है और स्वतः भी बदल गए हैं। अब तुम कहोगे कि स्वतः क्यों बदल गए हैं सर? बच्चों, भाषा का एक गुण होता है कि भाषा परिवर्तनशीलता को धारण करती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, इस लक्षण को याद कर लीजिए। भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आता ही आता है। युग बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, तो भाषा में परिवर्तन आता ही आता है। ये परिवर्तनशीलता भाषा का एक लक्षण है और इसी परिवर्तनशीलता के कारण संस्कृत के शब्दों में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ, जिसका परिणाम पाली भाषा के रूप में देखने को मिला। मानिए संस्कृत हुआ करती थी भारत की सबसे पुरानी भाषा, और संस्कृत भाषा में धीमे धीमे परिवर्तन होना शुरू हुआ, जिससे दूसरी भाषा भारत में बनी पाली। पाली भाषा जो देखने को मिली वो संस्कृत का ही बदलाव का परिणाम थी। और चूंकि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का जो युग है उसमें इतने वर्षों का अंतर है कि एक भाषा नहीं कई भाषाओं के चरणों से गुजरी है ये संस्कृत, अलग अलग बदलाव, अलग अलग पड़ाव से।
तब हिंदी तक पहुंची है। तो संस्कृत भाषा के शब्दों में परिवर्तन हुआ तो पाली बनी, और फिर पाली के शब्दों में जब परिवर्तन हुआ और संस्कृत के शब्दों में जब परिवर्तन और हुआ, पुनः हुआ, तो प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। तीसरी भाषा भारत में प्राकृत बनी। पहली भाषा संस्कृत, दूसरी भाषा पाली और तीसरी भाषा प्राकृत। और ये क्यों हुआ? संस्कृत के शब्दों में निरंतर बदलाव के कारण, भाषाओं में परिवर्तन के कारण। भाषा में परिवर्तनशीलता होती है, भाषाएं हमेशा अपना रूप बदलती रहती हैं, धीमे धीमे रूप बदलता रहता है भाषाओं का। इस वजह से संस्कृत से पाली बनी और फिर पाली से प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत भाषा के पश्चात अपभ्रंश विकसित हुए। अपभ्रंश किसको कहते हैं ये डिटेल में हम आगे सीखेंगे। अपभ्रंश भाषा उस भाषा को कहते हैं जो भाषा किसी भाषा को नष्ट करके पैदा होती है या किसी भाषा को नष्ट कर देती है और अपना अस्तित्व जमा लेती है, उस भाषा को हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश भाषा मतलब विकृत रूप, किसी भाषा का विकृत रूप, बदला हुआ रूप। तो सबसे पहले संस्कृत से पाली बनी, फिर पाली से प्राकृत बनी, और फिर संस्कृत के शब्दों में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकृत रूप पैदा हो गए भाषाओं के, और उन्हें कहा गया अपभ्रंश। तो प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा बनी वो कहलाई अपभ्रंश। और फिर इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। पहले संस्कृत से पाली बनी, फिर पाली के बाद प्राकृत बनी, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषाएं बनी, विकृत भाषाएं बनी, और इन विकृत भाषाओं से ही आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं का मतलब वर्तमान समय की भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें एक हिंदी भाषा भी है। मतलब जो आधुनिक भाषाएं हैं उनमें से एक हिंदी भी है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का प्रादुर्भाव अपभ्रंश भाषाओं से माना जाता है। हिंदी का जन्म किससे माना जाता है? अपभ्रंश भाषाओं से। और इस चीज को हम आगे चल के आगे के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि अपभ्रंश क्या होता है, अपभ्रंश से हिंदी कैसे बनी, ये तमाम चीजें हम समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक हम छोटी सी यात्रा अगर हम करना चाहें हिंदी का एक छोटा सा हम रूप देखना चाहें, तो हम ये समझ गए कि भारत में सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद मिला। ऋग्वेद ये हमें बताता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत में परिवर्तनशीलता के कारण परिवर्तन हुआ और उससे एक नई भाषा उपजी जिसको नाम दिया गया पाली, और उसी परिवर्तनशीलता से फिर आगे एक भाषा उपजी जिसको नाम दिया गया प्राकृत, और प्राकृत भाषा के बाद कुछ विकृत भाषाएं बनी और जिनको कहा गया अपभ्रंश, और फिर उन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें से आज एक हमारी हिंदी भी है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का जन्म भी बच्चों अपभ्रंश से ही हुआ है या अपभ्रंशों से हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का एक विकास क्रम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम एक चरणबद्ध तरीके से समझ लेते हैं कि किस समय कौन सा ये विकास आया अस्तित्व में। देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा भारत में प्रयोग की गई। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास तक संस्कृत भाषा प्रयोग करी गई। फिर उसके बाद 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी के आसपास तक पाली भाषा अस्तित्व में रही। संस्कृत से ही पाली का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा से ही पाली भाषा उपजी थी। और फिर उसके बाद पाली के बाद भारत में तीसरी भाषा बनी प्राकृत, जिसका समय पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। और फिर इस 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो भाषाएं भारत में विकसित हुई उन्हें अपभ्रंश का नाम दिया जाता है। बच्चों, वो विकृत भाषाएं मानी जाती हैं और उनको अपभ्रंश कहा जाता है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक भारत में जो भाषाएं रहीं जो संस्कृत के घराने से संबंधित थीं या संस्कृत के ही परिवर्तन से संबंधित थीं, उन्हें अपभ्रंश नाम दिया गया। और इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भारतीय भाषाएं बनी, जिनमें से एक हिंदी भी है। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम बोरिंग करते हैं, जब हम कहीं कुआं खोदते हैं, तो एकदम शुद्ध पानी नहीं आता बच्चों। सबसे पहले गंदा पानी आता, उसके बाद शुद्ध पानी आता। तो इसी तरीके से अपभ्रंश भाषाओं से एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बनी। पहले हिंदी का प्राचीनतम रूप जिसमें अपभ्रंश के लक्षण ज्यादा थे वो आया, जिसको नाम दिया गया अवहट्ट। और अवहट्ट एक संक्रमणकालीन भाषा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2 युगों में देखने को मिलती है। देखिए आप 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश रहे, लेकिन अपभट्ट का जन्म तो 900 ईस्वी में हो गया था और 1100 ईस्वी में हिंदी पैदा हो गई और अवहट्ट 1100 ईस्वी तक भी रहा। हिंदी का जन्म वैसे तो 1000 ईस्वी में माना गया है,
1000 ईस्वी में हिंदी का जन्म, लेकिन शुद्ध हिंदी जो है वो 1100 ईस्वी में बच्चों पैदा हुई है। और इस 1100 ईस्वी में हिंदी जो पैदा हुई है, उससे पहले हिंदी का एक विकृत रूप या बिगड़ा हुआ रूप जिसे अवट्ट के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसे प्राचीन हिंदी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे प्राचीन हिंदी भी कहते हैं, हिंदी का प्राचीनतम रूप भी कहते हैं, अवहट्ट कहलाई। तो ये एक चरणबद्ध तरीके से आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भारत में सबसे पहले थी, फिर पाली आई, फिर पाली के बाद प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश पैदा हुए भारत में, और अपभ्रंश भाषाओं से अवट्ट बनी, और अवट्ट से फिर हिंदी बनी। तो ये एक क्रम है जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवट्ट, और अवट्ट के बाद हिंदी। अब एक सामान्य सा एक जानकारी आपको दूं, वैसे तो सभी बच्चों को पता होगी ये जानकारी, पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से है, और प्राकृत भाषा का संबंध जैन धर्म से है, और संस्कृत भाषा का संबंध आप लोग जानते हैं आर्यों से है। आर्य की भाषा संस्कृत, बौद्ध की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली, और जैन धर्म की भाषा प्राकृत। और फिर भारत में अपभ्रंश पैदा हुए, और अपभ्रंश के बाद अवट्ट, और अवट्ट के बाद हिंदी, ऐसे करके हमारी हिंदी का जन्म हुआ। इस तथ्य को और बेहतरी से समझने के लिए हमें भारतीय आर्य भाषाओं को समझना होगा, भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि ये जो भी आप भाषाएं, बदलती हुई भाषाएं, संस्कृत से लेके हिंदी तक की भाषाएं देख रहे हैं, ये सभी भारतीय आर्य भाषा ही है, आर्यों की भाषा ही है। आर्य की भाषा रही संस्कृत, फिर आर्यों के वंशजों की भाषा आगे विकसित होती रही, जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती रहीं, आर्यों की संतानें पैदा होती रहीं, और उनकी भाषाओं में भी बदलाव होता रहा। तो आर्यों की भाषा को अगर हम समझ लें कि कब से कब तक भारत में आर्यों की भाषा रही है और क्या उसका रूप रहा है, उसको अगर हम समझ लें तो ये पूरा चार्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा किसको कहते हैं? आर्यों के द्वारा प्रयोग की गई भाषा और आर्यों के वंशजों के द्वारा प्रयोग की गई भाषाएं भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं बच्चों। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब शुरू से लेके आज तक हम जितनी भी आर्य भाषा है उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 500 ईसा पूर्व तक चली, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक चली। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है बच्चों। तो आर्यों की भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब एक एक करके हमें तीनों भाषाएं ये समझनी, इनकी बेसिक जानकारी लेनी है, जिससे हम ये अच्छे से समझ सकें कि संस्कृत से कैसे कौन कौन सी भाषा विकसित हुई, किसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को समझते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की भाषा मानी जाती है। मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की जो भी भाषा थी भारत की, वो कहलाती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और बच्चों ये युग है संस्कृत का, ये मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक भारत में संस्कृत का दौर रहा, तो संस्कृत ही भाषा है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में जानी जाती है। लेकिन ध्यान ये देना है कि भारत में प्राचीन समय में 2 प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। वैदिक संस्कृत मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ध्यान दीजिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत रही, और फिर लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही। अब दोनों में अंतर क्या है दोनों की संस्कृत में? तो आपको मैं 2 मंत्र सुनाता हूं संस्कृत के, जिसमें आपको शायद 2 रूप समझने को सुनने को मिले। एक मंत्र तो है कि हम लोग स्तुति करते हैं प्रातःकाल भगवान की, तो पूजा आरती के बाद भगवान से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक संस्कृति है, बड़ी आसानी से समझ में आ रही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो और पिता भी तुम ही हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही बंधु हो, भाई हो, और सखा भी तुम ही हो, मित्र भी तुम ही हो। त्वमेव विद्या,
तुम ही विद्या हो, ज्ञान हो, द्रविड़म तुमेव, धन भी तुम ही हो, संपत्ति भी तुम ही हो, तुमेव सर्वम, तुम सब कुछ हो, मम देव देव, मेरे देव मेरे प्रभु तुम सब कुछ हो। ये समझ आसानी समझ में आ रहा है ये भी संस्कृत। और एक संस्कृत, अब जरा गणेश जी की स्तुति देखिए जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ओम हरि ओम महागणानान्त्वा गणपति गुंगवा महे प्रियाणान्त्वा प्रिपद गुंगवा महे निधियानान्त्वा निधिपद गुंगवा महे बसोमम अहम जान गर्भधमात्म जासी गर्भधम। अब ये इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये संस्कृत है बच्चों वैदिक संस्कृत, और जो पहले मैं बोल रहा था वो थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की अपेक्षा काफी सरल है और सहज है। वैदिक संस्कृत जब प्रयोग करी जाती थी तो बोलने में कठिनाई होती थी, उसे पढ़ने में क्लिष्टता थी, तो इस वजह से उससे धीमे धीमे शब्दों की संधियों को तोड़ना शुरू किया, छोटे छोटे शब्दों को बनाना शुरू किया, सरल शब्दों को बनाना शुरू किया, जिससे वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वैदिक संस्कृत है वेदों के निर्माण करने वाली संस्कृत, उपनिषदों का निर्माण करने वाली संस्कृत, साहित्यिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत है आम लोगों की संस्कृत, जिसे समाज प्रयोग किया करता था उस समय में। तो दो तरीके की भाषाएं देखने को मिली। शुरुआती दौर में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत देखने को मिली, और उसके बाद लौकिक संस्कृत देखने को मिली 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और ये संस्कृत, दोनों ही संस्कृत जो आती हैं वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा युग में आती हैं बच्चों। 3 युग होते हैं आर्य भाषा के, 3 युग हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो जिसमें से एक युग हमने समझ लिया कि पहले युग में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा युग में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत रही, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत रही। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो युग है वो प्राकृत युग के नाम से जाना जाता है बच्चों। किसके युग से नाम जाता है? प्राकृत। हालांकि प्राकृत भाषा इसके अंतर्गत आती है, लेकिन वो प्राकृत भाषा की बात नहीं कर रहे। प्राकृत युग मतलब परिवर्तन का युग, प्राकृत युग मतलब परिवर्तन का युग। सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा में परिवर्तन इसी युग में हुए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा युग में, और इसी वजह से इसको प्राकृत, क्योंकि प्रकृति का लक्षण होता है परिवर्तन, और परिवर्तन हुआ भाषा के रूप में इस युग में, इसलिए इसको प्राकृत युग के नाम से भी जाना जाता है। और इस युग में संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, और प्राकृत से अपभ्रंश बने। ये तीनों जो परिवर्तन आते हैं बच्चों वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं, और इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आइए पढ़ते हैं। भारत में 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक जो भाषाएं रहीं उन्हें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यहाँ पे आर्य मिस हो गया है, थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया, भारतीय आर्य भाषा माना जाता है, उन्हें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा माना जाता है। इस युग को प्राकृत काल या प्राकृत युग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। अब ये जो प्राकृत युग है या जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा युग है वो 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है प्रथम प्राकृत काल की भाषा कौन सी है, द्वितीय प्राकृत काल की भाषा कौन सी है, या तृतीय प्राकृत किस भाषा को माना गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाओगे, क्योंकि प्रथम प्राकृत का मतलब है प्रथम परिवर्तन। संस्कृत का जो प्रथम परिवर्तन देखने को मिला वो हमें पाली के रूप में देखने को मिला, तो पाली बन गई हमारी प्रथम प्राकृत काल की भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक। और फिर द्वितीय प्राकृत मतलब दूसरा परिवर्तन प्राकृत भाषा के रूप में, ये प्राकृत भाषा ही है जिसको द्वितीय प्राकृत के नाम से जानते हैं, और इसका समय है पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक। और तृतीय प्राकृत मतलब तीसरा परिवर्तन भाषा के रूप में हमें देखने को मिला अपभ्रंशों के रूप में, विकृत भाषाओं के रूप में, और उनका युग है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा युग को हम प्राकृत युग के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंतर्गत 3 प्राकृत भाषाएं आती हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत कहा गया है पाली को, द्वितीय प्राकृत कहा गया है प्राकृत भाषा को, और तृतीय प्राकृत कहा गया अपभ्रंश भाषा को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश करेंगे, और जीवन का उद्देश्य सरकारी नौकरी है तो जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे तीनों युग के बीच में आपने देखा, अभी हमने 3 युग पढ़े, और
मैंने आपको बताया था कि हिंदी से पहले अवट्ट आई थी, तो उसके संदर्भ में कुछ बात लिखी है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच में, ध्यान दीजिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच में दोनों भाषा युगों में पाई गई भाषा संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहलाती है, जो कि अवहट्ट है, जिसकी अवधि 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी मानी गई है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं संक्रांतिकालीन भाषा या संक्रमणकालीन भाषा? देखिए बच्चों, हमने देखा कि भारतीय आर्य भाषा युग को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा युग, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा युग और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत रही, वैदिक और लौकिक। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आए, और आधुनिक में, आधुनिक युग जो है वो हिंदी भाषा का या आधुनिक भाषाओं का युग है। लेकिन इन 2 युगों के बीच में, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन 2 युगों के बीच में एक ऐसी भाषा भी मिलती है जो मध्यकाल की भाषा भी है और आधुनिक काल की भाषा भी है, माने दोनों कालों के बीच में पाई गई भाषा है। इसको हम संक्रमणकालीन या संक्रांति, संक्रमण का मतलब है दोनों युगों में पाई जाने वाली, दोनों जगह पाई जाने वाली। आप देखिए ना, आप अगर देखें, अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो देखिए, ये यहां पर देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपकी संस्कृत भाषा रही, मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा युग रहा। फिर आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा युग आया जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा, जिसमें 3 भाषाएं आई। और फिर उसके बाद आधुनिक जो युग है वो 1000 ईस्वी से शुरू होता है। आधुनिक युग बच्चों 1000 ईस्वी से शुरू होगा, और उस 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का जन्म होगा 1100 ईस्वी में। तो 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक युग चल रहा है भाषाओं का, भारतीय आर्य भाषाओं का। 1000 ईस्वी तक आपकी मध्यकालीन भाषा रही, और 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का युग है। तो इन दोनों युगों के बीच में कोई भाषा पाई गई? हाँ, अवहट्ट पाई गई। 900 ईस्वी में शुरू हो गई थी, 1100 ईस्वी तक चली, माने वो इस युग में भी आ रही है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग में भी आ रही है। तो इस वजह से अवहट्ट को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है। कुछ लोग इसे हिंदी का प्राचीनतम रूप भी मानते हैं अवट्ट को। तो अवट्ट के बारे में भी 2 तथ्य समझ लीजिए, जरूरी है समझना, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच में दोनों भाषा युगों में पाई गई भाषा संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहलाती है, जो कि अवहट्ट है, जिसकी अवधि 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। तीसरा युग जो था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग, आर्य भाषा का तीसरा युग था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग, जो 1000 ईस्वी से अब तक माना गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग हिंदी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब भैया बहुत सारी आधुनिक भाषाएं इससे पैदा हुई हैं, इस युग में बनी है, तो हिंदी को ही क्यों सर्वोपरि रखा गया? हिंदी युग क्यों कहा? बांग्ला युग क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं इसको उड़िया युग कहा? क्यों नहीं इसको महाराष्ट्री युग कहा या मराठी युग कहा? हिंदी युग क्यों कहा? देखिए बच्चों, अगर एक पिता की 4 संतानें हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी संतान होती है, आमतौर पर माता पिता को लोग उसी बच्चे के नाम से जानते हैं। अगर किसी का बड़ा लड़का रामू है तो उसकी माँ को रामू की मम्मी, रामू के पापा ऐसे कह के संबोधित करते हैं। ठीक इसी प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे बड़ी भाषा जो है वो हिंदी है। इस वजह से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हम हिंदी युग के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का युग हिंदी युग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस युग का आरंभ 1000 ईस्वी से ही हो गया था, किंतु विद्वानों का मानना है कि हिंदी भाषा का वास्तविक स्वरूप 1100 ईस्वी में स्पष्ट हो पाया। देखिए, आधुनिक भाषाओं का बनना तो शुरू 1000 ईस्वी में ही हो गया था, लेकिन हिंदी भाषा जो है आधुनिक भाषा के रूप में वो 1100 ईस्वी में ही अपने वास्तविक स्वरूप में आ पाई थी। और ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। उन्होंने हिंदी को 1100 ईस्वी से ही माना है।
हिंदी की शुरुआत 1100 ईस्वी से ही मानी है। तो इस वजह से और भी विद्वान उनके पक्ष में है कि हिंदी का जो वास्तविक स्वरूप है वो 1100 ईस्वी में स्पष्ट हुआ। देखिए, भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का युग का आरंभ 1000 ईस्वी से हो गया है, आधुनिक भाषाएं बनना शुरू हो गई हैं। लेकिन हिंदी का जो वास्तविक स्वरूप है वो स्पष्ट हो पाया 1100 ईस्वी में। इस युग को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस युग को? हिंदी युग को। हिंदी युग को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम 1100 ईस्वी से हिंदी का जन्म मान लें तो हिंदी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ये वो हिंदी है जो अवट्ट के बाद की हिंदी है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसको बांटा गया 3 भागों में, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 14 ईस्वी तक चली, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चली। 1400 ईस्वी के बाद मध्यकालीन हिंदी आ गई और वो 1850 ईस्वी तक चली, और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक चल रही है बच्चों। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने हैं, और विद्वानों के अनुसार भाषा किसे माना गया है, खास करके डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा किसको माना गया है, ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा हिंदी का सामान्य परिचय, कि हिंदी कैसे बनी, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी, फिर उस प्राचीन भाषा के बाद दूसरी भाषा कौन सी भारत में आई, तीसरी भाषा कौन सी बनी, चौथी भाषा के रूप में या चौथे नंबर पे अन्य भाषाओं के रूप में कौन सी भाषाएं बनी, फिर कैसे उन भाषाओं के बाद आधुनिक भाषाएं बनी, ये हमने समझा। और ये सारी बातें, ये आप लोग जो भी मैं पीछे आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बाकी मैं CFS कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर ये आपको डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। ये वीडियो कल आपको वहाँ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल यहीं से हम पुनः आगे बढ़ेंगे, इसी हिंदी भाषा के विकास को यहीं इसी जगह से आगे देखेंगे चल के, और उसको पुनः पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।